औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू फ्री ओरिएंटेशन क्लास of Gender Studies for CSS. I'm your very own Sharia Rana. Without wasting any moment, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑनरेबल मेंटोर सर कदीर अबरू से। सर कदीर अबरू का ताल्लुक प्रोविंशियल सिविल सर्विस सिंध से है। मोर देन 7 years ऑफ सर्विस एक्सपीरियंस इन सिंध है। मुतअद्दिद की पोस्ट्स पर सर्व कर चुके हैं, सीनियर मिनिस्टर्स के साथ भी सर्व कर चुके हैं। जहाँ तक एकेडमिक स्ट्रेंथ की बात है तो सर एमफिल इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ऑथर हैं 10 इंटरनेशनल रिसर्च आर्टिकल्स के। इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं आईआर पे, जेंडर एंड वुमेन इश्यूज इन पाकिस्तान पे, और अबव ऑल ये रिसर्च एसोसिएट हैं पाकिस्तान की नामवर यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जिसमें सरफहरिस्त है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी एंड देन नमल। कोलैबोरेट करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ यूके के साथ, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी सेंटर्स के साथ, और हेल्प करते हैं पॉलिसी मेकिंग में। सब्जेक्ट जो सर कवर करते हैं वो हैं जी, अगर हम कंपलसरी में देखें तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स में सर का एक बहुत बड़ा नाम है। ऑप्शनल्स में सर आईआर भी टीच करते हैं और जेंडर स्टडीज़ भी। आज आपको जेंडर स्टडीज़ की ओरिएंटेशन भी देंगे सर। और आपको मैं मज़ीद बताता चलूँ कि नोआ की जो जेंडर की बुक है सर ने रिव्यू की हुई है। जेंडर वुमेन राइट्स पे बुक सर लिख चुके हैं। ऑलमोस्ट 500 स्टूडेंट्स सर से जेंडर स्टडीज़ पढ़ चुके हैं 3 साल में, और मेजॉरिटी 95% 50+ मार्क्स जो है वो गेन कर चुकी है। एंड बवाल 3 years से एग्जैक्ट जो है वो सर के गेस्ट पेपर्स जो एफपीएससी आपसे पूछता है सीएसएस में, वो लगते आ रहे हैं जी। सो अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। मैं वेलकम करूंगा सर कदीर को कि वो आए और आपको आज जेंडर की ओरिएंटेशन दें जी। सर कदीर, ओवर टू यू जी। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? एंड वेलकम टू दी जेंडर ओरिएंटेशन फॉर सीसीएस 2027। जस्ट अ मिनट। जेंडर स्टडीज फॉर सीसीएस 2027। अच्छा जी, अभी पेपर हुआ था जेंडर स्टडीज का सीसीएस 2026 के लिए। तो काफी सारे स्टूडेंट्स के टेक्स्ट आए हैं सर, जेंडर स्टडीज का पेपर ट्रेडिशनल नहीं है, काफी टफ पेपर आया है। तो वो कोई टफ पेपर था नहीं, वो आपके सिलेबस से ही था। 2026 से लेके 2023 तक जेंडर स्टडीज हैज गिवन मार्क्स एंड पेपर्स भी ट्रेडिशनली आ रहे थे, मीनिंग सीधे एंड सिंपल क्वेश्चंस लाइक डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, डिफरेंस बिटवीन वुमेन स्टडीज एंड जेंडर स्टडीज। बट 2024 से पेपर पैटर्न हैज चेंज। अब पेपर में काफी डायमेंशंस पूछी जाती हैं, क्रिटिकल एनालिसिस पूछा जाता है। इनिशियली तो ये सब्जेक्ट आपको मार्क्स दे रहा था क्योंकि एफपीएससी ने इसको प्रमोट करना था, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस ही 2026 में हुआ था। स्ट्रिक्ट एवेल्यूशन भी नहीं हो रही थी, सीधे साधे आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। लेकिन नाउ पेपर में ना सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो जो मार्किंग होती है वो भी आपकी स्ट्रिक्ट होती है। मार्किंग जो होती है वो भी आपकी स्ट्रिक्ट होती है। आल्सो जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर ये सिलेबस से नहीं है, ये ट्रेडिशनल पेपर नहीं है, काफी टफ पेपर है, लेट मी शो यू अवर गेस्ट पेपर जो हमने जनवरी में दिया था। पेपर आपके फेब में होते हैं, हमने जनवरी में ही आपको गेस्ट पेपर दे दिया था। अब ये क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन,
आपसे पूछ रहा है वो सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पे पूछ रहा है, क्योर थ्योरी पे बेसिकली पूछ रहा है, क्योंकि सोशल कंस्ट्रक्शन में ही क्योर थ्योरी आती है। क्योर थ्योरी पे पूछ रहा है वो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्योर थ्योरी पे आपको मैंने गैस में दे दिया था कि ये तैयार करके जाना। इसी तरह से वो आपसे पूछ रहा है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में बताए, एक्टिविज्म 1980s 1970s वाली पूछ रहा है आपसे, मतलब मीनिंग जिया साहब वाली हिस्टोरिकल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ये मैंने गेस्ट पेपर में ऑलरेडी दे दिया था आपको। ये वुमेन एक्शन फोरम जिया साहब के टाइम में बनी थी, उसकी रिग्रेसिव पॉलिसी की वजह से बनी थी। अगेन एग्जैक्ट क्वेश्चन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट उसने पूछी है, एग्जैक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पाकिस्तान रैंक्स 148, एग्जैक्ट आपसे मैंने गेस्ट पेपर में पूछा हुआ था। ओके, अगेन देखें यहाँ पे उसने आपसे पूछा है एनजीओस के बारे में, एनजीओस के बारे में। ओके, यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 17 में एनजीओस बता दिया था कि एनजीओस पे बेटा आएगा ये क्वेश्चन। इसी तरह से इंटरसेक्शनलिटी पे उसने क्वेश्चन पूछा है, इंटरसेक्शनलिटी पे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देखें, इंटरसेक्शनलिटी पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि इसको तैयार करके जाना। मीनिंग इससे क्या शो हो रहा है कि जेंडर का पेपर कोई टफ नहीं था, वो आपके सिलेबस में ही था। इशू कहाँ आता है? इशू कहाँ है? इशू ये है कि आप लोग सब स्टैंडर्ड कंटेंट फॉलो करते हैं, लोकल बुक्स जो कि इंटरनेट से कॉपी पेस्ट होती है, उन बुक्स की वर्डिंग ना आपको समझ आती है, ठीक है, उन बुक्स की रीडिंग ना आपको समझ आती है। फिर क्या करते हो आप? क्रेमिंग करते हो, रट्टा लगाते हो उनको और पेपर में लिख के आते हैं। जब एग्जामिनर के पास आपका पेपर जाता है ना, एग्जामिनर को भी नहीं समझ आता कि आप लोगों ने कहना क्या चाहते हो, लिखा क्या है। आल्सो मोस्टली स्टूडेंट्स की ये अप्रोच रहती है कि जेंडर स्टडीज इज वेरी इजी सब्जेक्ट, किसी से पढ़ने की कोई नीड नहीं है ना, एवेल्यूएशन की नीड है। एक बात याद रखें, सीएसएस पीएमएस में सीएसएस पीएमएस में कोई भी सब्जेक्ट इजी या डिफिकल्ट नहीं होता। एवरी सब्जेक्ट डिमांड्स टाइम एंड अटेंशन, every subject demands time and attention. Remember, CS is all about writing techniques. ये मैं चाहे सीएपीए हो, चाहे आईआर हो, चाहे जेंडर हो, इस पे मैं हमेशा एम्फोसिस करता हूँ, राइटिंग टेक्निक्स। स्टूडेंट्स अपने आंसर में थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव अप्लाई नहीं करते, एंड थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव किस तरह से अप्लाई होते हैं? इट कम्स अंडर द राइटिंग टेक्निक्स। आप लोगों की एवेल्युएशन कोई करता ही नहीं है, सब आपको सिलेबस कवर करवाते हैं कि चलो सिलेबस कवर करो। मैं आपको सिलेबस पूरा कवर करवा दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको पेपर अटेम्प्टिंग ही नहीं पता हो या थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव किस तरह से अप्लाई होंगे, अगर आप ये सब नहीं जानते तो फिर ये सिलेबस करवाने कवर करवाने का कोई फायदा नहीं होता, ये सब मीनिंगलेस है। बिकॉज अल्टीमेटली पेपर में आपने लिखना है कि कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर आपकी एवेल्युएशन ही नहीं होगी, देन हाउ वुड यू नो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन किस तरह से हमने अटेम्प्ट करना है, कंपैरेटिव एनालिसिस जहाँ पे वो थ्योरीज कंपेरिजन के बारे में पूछता है वो किस तरह से अटेम्प्ट होंगे, या क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट होंगे। लेकिन इस सेशन में हम आपकी एवेल्यूशंस करेंगे, वीकली एवेल्यूशंस, और इस तरह से आपकी एवेल्यूशंस होंगी, आपको भी लग पता चल जाएगा कि एक्चुअल सीएसएस होती क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट देखें इस सेशन में। नोट्स मैं खुद ही प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि सर शरियार ने आपको बताया, मैंने अपनी बुक लिखी हुई है जेंडर स्टडीज पे, तो मैं उससे ही नोट्स दे देता हूँ। कोई भी बुक बाय करने की नीड नहीं है। यू आर पेइंग
आप पे किस लिए कर रहे हो? क्या आपको नोट्स पे मिले, एवेल्यूएशंस भी हो आप लोगों की? ओके, ये ना हो कि आप यहाँ पे सेशन भी ले लें, बुक भी बाय कर लें, फिर फायदा क्या सेशन का? तो मैं नोट्स खुद देता हूँ। कोई भी ये थर्ड क्लास बुक बाय करने की नीड नहीं है, वो आपको समझ भी नहीं आएगी। चाहे आप किसी को शौक पूरा करना है तो बाय कर ले। इवन जब नोआ की बुक पब्लिश हो रही थी ना, तो मैंने, सर अमानला गोंदल ने लिखी हुई है वो, मैंने उनको मना भी किया था कि सर अभी नहीं समझ आएगी, बच्चों को नहीं समझ आएगी, इसकी वर्डिंग काफी टफ है। पब्लिश हुई, ठीक है, पब्लिश हुई। तो आपको बुक्स बाय करने की कोई भी नीड नहीं है। आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग। ये आपका सेशन 4 वीक्स का होगा, और क्लास होगी फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन क्लास होगी इसकी। स्पेशल फोकस होगा आपका पेपर अटेम्प्टिंग पे। नोट्स मैं दे दूंगा आपको, लेक्चर भी होगा आपका। ओके, वीकली आपकी एवेल्यूएशंस होंगी। वीकली आपकी, हर वीक आपकी एवेल्यूएशंस होंगी। चाहे वो सीएपीए जिन्होंने लिया हुआ है, उनको पता है कि मैं हर वीक आपको असाइनमेंट देता हूँ। एटलीस्ट समझ आए कि लिखते कैसे हैं, पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है। हर सब्जेक्ट की अपनी डिमांड होती है, और लास्ट रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होंगी। हर क्लास की रिकॉर्डिंग होती है। ये नहीं है कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको सेंड करूंगा, नहीं। क्लास रेगुलरली होगी, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है। अगर कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल फॉर एनी रीजन क्लास मिस करता है, तो वो रिकॉर्डिंग सुन सकता है या सुन सकती है। ओके, क्लियरिटी है सेशन के बारे में? क्लियरिटी है? सेशन के बारे में क्लियरिटी है आप सबको? फिर टॉपिक पढ़ते हैं। ओके, फिर टॉपिक पढ़ते हैं। अगर मैं चाहता आपको, तो एक ट्रेडिशनल टॉपिक पढ़ा देता आपको। व्हाट इज सेक्स एंड व्हाट इज जेंडर। जी हाँ, डिफरेंस बिटवीन मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी पढ़ा देता आपको, डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर पढ़ा देता। लेकिन नहीं, एक बात याद रहे आपको, जेंडर स्टडीज ये आपको एसए में भी हेल्प करता है। कभी आपने सोचा है कि जेंडर एंड वुमेन पे एसेज आते हैं? चाहे पीएमएस हो, चाहे सीएसएस हो, पास पेपर उठा के देखें तो आपको ऐसे नजर आएंगे। चाहे सीएसएस हो, पीएमएस हो, जेंडर पे एसेज आते हैं, खास करके वुमेन्स राइट पे एसेज होते ही होते हैं। हर साल, एक साल नहीं आते, दूसरे साल आता ही है, एक ऐसे दो ऐसे आते ही हैं। आल्सो एफपीएससी भी ट्रेडिशनल पेपर नहीं बनाती। दैट इज वाई मैंने एक नॉन ट्रेडिशनल टॉपिक चूज किया है आपको समझाने के लिए, डेमोक्रेसी एंड वुमेन्स राइट्स, अ पॉलिसी एनालिसिस एक्सपीरियंस। ठीक है, डेमोक्रेसी एंड वुमेन्स राइट एंड पॉलिसी। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या डेमोक्रेसी इटसेल्फ एक्चुअली वुमेन्स राइट गारंटी करती है, या इट ओनली प्रोवाइड्स टूल्स और प्लेटफॉर्म्स फॉर अचीविंग वुमेन्स राइट? मीनिंग, डेमोक्रेटिक सिस्टम या डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इटसेल्फ वुमेन्स राइट्स इंश्योर करते हैं, या इट प्रोवाइड्स टूल्स और प्लेटफॉर्म फॉर स्ट्रगल? बताएं, सोचें इस पे। क्या डेमोक्रेसी खुद से ही वुमेन राइट्स इंश्योर करती है, या वो टूल्स प्रोवाइड करती है, प्लेटफॉर्म्स जो है वो प्रोवाइड करती है? पाकिस्तान का एक्सपीरियंस हमें सिग्निफिकेंट इंसाइट प्रोवाइड करता है इस डिस्कशन में। डेमोक्रेसी एंड वुमेन्स राइट्स के रिलेशन को समझने के लिए इट इज असेंशियल टू एग्जामिन हाउ गवर्नेंस स्ट्रक्चर लीड टू द tangible policy results instead of just depending on the theoretical idea। इसका मतलब है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर किस तरह से वुमेन्स राइट्स को अफेक्ट करते हैं, ना कि हम जस्ट किसी थियोरेटिकल आइडियाज पे, पर्सपेक्टिव पे हम डिपेंड करें। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, वुमेन को बेसिक राइट्स तक नहीं दिए गए थे इन नॉन डेमोक्रेटिक systems like monarchies, feudal regimes, authoritarian regimes या dictatorships। ये नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स होते हैं। बट डेमोक्रेटिक सिस्टम बेशक उसमें कितने भी फ्लॉज हों, ठीक है, कितने भी फ्लॉज हों, डेमोक्रेटिक सिस्टम has given women the margin to challenge inequality and shape public policies। Gender disparity
विजिबल है डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, वहां पे जेंडर डिस्पैरिटी विजिबल है, जो कि शो कर रहा है कि किस तरह गवर्नेंस सिस्टम जैसे इंस्टीट्यूशंस, लॉज या सोशल नॉर्म्स आर यूज्ड टू इन्फ्लुएंस जेंडर इक्वलिटी, कि किस तरह से जो गवर्नेंस है या लॉज है या इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं जेंडर इक्वलिटी को। Women's rights and democratic advances have grown hand in hand throughout the history. Historically, women's rights and democracy ने दोनों ने एक साथ एडवांस किया है, दोनों ने। जैसे डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन होने लगी तो वुमेन्स राइट्स भी सामने आने लगे। जब डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन आए यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में, एंड अथॉरिटेरियन रूल जब खत्म हुआ, तब वुमेन्स को राइट दिए गए ताकि वो इलेक्शंस में वोट तक कर सके। मतलब यूरोप में या वेस्ट में ऐसी हालत थी वुमेन की कि उनको वोटिंग राइट तक भी नहीं दिया गया था। अल्टीमेटली फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म ही उसी के बारे में है, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म ही इसी के बारे में है। वोटिंग राइट या वुमेन सफरेज मूवमेंट भी जिसे आप कहते हो, वोटिंग राइट फॉर वुमेन, ओके, ताकि इलेक्शंस पे वुमेन वोट कर सके एंड वुमेन को सोशल राइट्स भी दिए गए। although women remain dominated by men, लेकिन फिर भी वुमेन को डेमोक्रेसी ने टूल्स प्रोवाइड किए ताकि वो अपने सिविल राइट्स एंड फ्रीडम को अचीव कर सके, सिविल राइट्स एंड फ्रीडम को अचीव कर सके, जो कि शो कर रहा है कि डेमोक्रेसी खुद से जेंडर इक्वलिटी इंश्योर नहीं करती, बट डेमोक्रेसी एस्टेब्लिशेस फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड फॉर जेंडर इक्वलिटी। वो आपको टूल्स प्रोवाइड करती है ताकि जेंडर इक्वलिटी अचीव हो। डेमोक्रेसी इटसेल्फ जो है वो जेंडर इक्वलिटी अचीव नहीं करती, इट मेयरली प्रोवाइड्स टूल्स टू अचीव द जेंडर इक्वलिटी। समझ आया यहां तक? यहां तक समझ आया? वैसे कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? ऑल ऑफ यू बताओ। ओके, पाकिस्तान इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस डायनामिक्स। पेट्रोकल रेजिस्टेंस होने के बावजूद भी, पेट्रोकी मतलब मेल डोमिनेंसी, मेल डोमिनेंसी, पेट्रोकी मतलब मेल डोमिनेंसी। पाकिस्तान में पेट्रोकी होने के बावजूद भी पाकिस्तान में वुमेन को अपॉर्चुनिटीज मिली हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में। फॉर एग्जांपल 1973 कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल बिफोर लॉ, एंड इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने वुमेन को सीट्स भी दिए, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, चाहे आपकी सेनेट हो, चाहे प्रोविंशियल असेंबलीज हो। Pakistan's constitution shows best example how democracy incorporates gender equality in its government system, कि डेमोक्रेसी ने वुमेन्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की हुई हैं ताकि जेंडर इक्वलिटी अचीव हो पाकिस्तान में। अब इस तरह से 1972 में जुल्फकार अली भुट्टो ने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कमेटी बनाई थी जिसका काम था 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करे। उस कमेटी में दो वुमेन थी, दो वुमेन थी, एंड 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ने वुमेन को कौन से राइट्स दिए? आर्टिकल 19 देखें कि हर सिटीजन किसी भी प्रोफेशन में हिज और हर चॉइस वो इंटर हो सकता है, हो सकती है, जेंडर डिफरेंस नहीं होगा। हर सिटीजन को ये राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बाय करे, सेल करे पाकिस्तान के किसी भी पार्ट में। आर्टिकल
34 जो है वो वुमेन की फुल पार्टिसिपेशन इंश्योर करता है इन ऑल स्फेयर्स ऑफ नेशनल लाइफ। ऑल स्फेयर की जब जब बात आती है तो एजुकेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, हर स्फेयर ऑफ सोसाइटी में वुमेन की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। मतलब आर्टिकल 34 जो है वो फुल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इंश्योर करता है, फुल एम्पावरमेंट। डेमोक्रेटिक फ्रीडम एंड जेंडर इक्वलिटी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एक्टिविज्म ऑफ सिविल सोसाइटी, के सोसाइटी में एक्टिविज्म हो। डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही वुमेन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस बनी, जैसे वुमेन एक्शन फोरम है जिन्होंने वुमेन्स राइट्स एंड इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल भी की। ये स्ट्रगल पॉसिबल ही तब हुई जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के राइट्स दिए गए। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ये किस में आते हैं? डेमोक्रेसी में आते हैं ना, जो कि शो कर रहा है कि डेमोक्रेसी नॉट जस्ट वर्क फॉर द ऑफिशियल लेजिस्लेशन बट आल्सो प्रोवाइड्स पॉलिसीज टू चैलेंज द ट्रेडिशनल पावर सिस्टम। अब ट्रेडिशनल पावर सिस्टम का क्या मतलब है? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है सीएसएस 2026 में। ट्रेडिशनल पावर सिस्टम, ट्रेडिशनल पावर सिस्टम का मतलब होता है, आप डोमेस्टिक लाइफ में देखें, घर में मेल के पास ज्यादा पावर है। आप एजुकेशन में देखें, मेल लिटरेसी रेट ज्यादा है। आप इकोनॉमी देखें तो मेल की पार्टिसिपेशन ज्यादा है। पॉलिटिक्स में देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो डोमिनेटेड बाय हैं, मेल हैं। तो मेल के पास ज्यादा पावर है, ये बात हो रही है ट्रेडिशनल पावर सिस्टम्स। अथॉरिटेरियन रिजीम्स ऑफ पाकिस्तान एंड वुमेन्स राइट। पाकिस्तान में मार्शल लॉज भी लगी, डिक्टेटर्स भी आए, ठीक है, ये हमारी हिस्ट्री रही है। मार्शल लॉ, सिविलियन गवर्नमेंट, मार्शल लॉ, सिविलियन गवर्नमेंट, इस तरह से पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जब अथॉरिटेरियन रिजीम्स एंड डिक्टेटरशिप आई जिनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, डिक्टेटर्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, ये तो आपको पता होगा। और ये हमें हिस्ट्री बताती है कि किस तरह ज़िया-उल-हक ने वुमेन्स राइट्स को सप्रेस किया। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ने जितने भी वुमेन्स को राइट्स दिए वो सारे रोल बैक किए ज़िया साहब ने, बाय इंट्रोड्यूसिंग हुदूद ऑर्डिनेंस एंड कानून शहादत। इस्लामिक लॉस की कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन की गई जिसकी वजह से वुमेन सोशल एंड लीगल स्टेटस वर सीवियरली अंडरमाइंड। इसी हुदूद ऑर्डिनेंस एंड कानून शहादत के रिस्पांस में ही वुमेन एक्शन फोरम बनी थी। इस्लामाइजेशन के नाम पे ज़िया साहब ने न्यू लॉज इंट्रोड्यूस किए जो कि क्लियरली वायलेशन थे। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में जो वुमेन्स को राइट्स दिए थे ना, उनके क्लियरली वायलेशन थे। अगर हुदूद ऑर्डिनेंस की बात की जाए, 1979 में दिया हुदूद ऑर्डिनेंस, जिसमें रेप को इक्वेट किया गया विथ एडल्ट्री एंड बर्डन ऑफ प्रूफ भी वुमेन पे रखा कि वुमेन ने प्रूव करना है कि उसके साथ रेप हुआ है। ठीक है, इसी हुदूद ऑर्डिनेंस की वजह से ही काफी वुमेन जेल्ड भी हुई और ज़िया साहब को क्रिटिसिज्म भी फेस करनी पड़ी, चाहे वो नेशनली हो या इंटरनेशनली हो, जो कि शो कर रहा है कि किस तरह से अथॉरिटेरियन रिजीम्स ने एक पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी को एक नेशनल पॉलिसी बनाया। ये इस्लामाइजेशन या जो ज़िया साहब की आइडियोलॉजी थी रिगार्डिंग वुमेन, उसकी पर्सनल आइडियोलॉजी थी ये, उसको नेशनल पॉलिसी बना दिया उसने, उन्होंने नेशनल पॉलिसी बना दिया उसको, अपनी पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी को उन्होंने नेशनल पॉलिसी बना दिया। जितने भी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन्स को राइट्स दिए थे वो सारे रोल बैक किए गए। यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया ऑल ऑफ यू? ये
अभी इस पे ना एक ऐसे आर्टिकल भी आया है, हेनरी क्लिंटन ने लिखा है कि वुमेन्स राइट्स आर डेमोक्रेटिक राइट्स। ये हेनरी क्लिंटन ने आर्टिकल भी लिखा है इस पे। आप चैट डायरेक्ट मुझे भेज सकती हैं फातिमा। हेनरी क्लिंटन ने फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में आर्टिकल भी लिखा है इस पे कि वुमेन्स राइट्स आर डेमोक्रेटिक राइट्स। तो क्या पता नेक्स्ट ईयर इस पे ऐसे भी आ जाए कि वुमेन्स राइट्स जो है वो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। क्या पता ऐसे भी आ जाए। इवन पीएमएस की बात हो रही है, अभी पीएमएस होने लगा है। पीएमएस में भी पूछा जा सकता है आपसे, बेसिक क्वेश्चन है आपसे कि वुमेन्स राइट्स जो है वो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। और यू हैव टू प्रूव, आपने प्रूव करना है कि जो वुमेन्स राइट्स हैं वो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। डेमोक्रेसी इज अ व्हीकल फॉर जेंडर इक्वलिटी। थ्रू आउट द हिस्ट्री डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ने ही फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है फॉर एडवांसिंग वुमेन्स राइट्स। डेमोक्रेसी ने ही फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है कि वुमेन्स राइट्स एडवांस हो, चाहे वो राइट टू वोट हो, चाहे वो राइट टू वोट हो, या शेपिंग पॉलिसीज हो, ताकि जेंडर इक्विटी हो। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जिसकी वजह से यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में 19th अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट हुई। और 19th अमेंडमेंट इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिस पे ही वुमेन को राइट दिया गया इन यूएसए। सिमिलरली वेस्ट ने 1979 में कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन अडॉप्ट की। कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन अडॉप्ट की 1979 में। अब 19th अमेंडमेंट या कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये एग्जांपल्स हैं हाउ डेमोक्रेसी हैज enabled लीगल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स फॉर जेंडर इक्वलिटी। हाउ डेमोक्रेसी हैज enabled लीगल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स फॉर जेंडर इक्वलिटी। डेमोक्रेसीज जिनमें रूल ऑफ लॉ होता है एंड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं, वहां स्पेस क्रिएट होता है फॉर वुमेन, ताकि वो एंगेज कर सकें या पार्टिसिपेट करें पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, या सोशल स्फेयर्स ऑन इक्वल फुटिंग। ऑन इक्वल फुटिंग आज भी अगर दुनिया में देखें, आज भी अगर हम दुनिया में देखें तो कोई भी स्टेट फॉर्मली डिस्क्रिमिनेट नहीं करती बिटवीन मैन एंड वुमेन। बेशक वो वुमेन को राइट्स नहीं देते, लेकिन फॉर्मली डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते वो। अफगानिस्तान को छोड़ के, अफगानिस्तान को छोड़ के ये कुछ और ही मखलूक है। अफगानिस्तान को छोड़ के बाकी कोई भी फॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। ठीक है, अफगानिस्तान का केस ही कुछ और है। ठीक है, अफगानिस्तान को छोड़ के। वोटिंग राइट्स के अलावा डेमोक्रेसी हैज इनेबल्ड लीगल रिफॉर्म्स लाने चाहिए, ताकि वुमेन को प्रोटेक्शन मिले अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगेंस्ट वायलेंस, अगेंस्ट अनइक्वल पे। एंड इसका एग्जाम्पल है इस्तांबुल। ईरान पे जो है ना प्रोपेगेंडा है मोहसिन, ईरान पे प्रोपेगेंडा है, वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। ईरान में ऐसा कुछ नहीं है। ईरान पे इसराइल और यूएसए ने प्रोपेगेंडा किया था बेसिकली, ताकि मूवमेंट जनरेट हो अगेंस्ट द रिजिम। ओके। इस्तांबुल कन्वेंशन, इस्तांबुल कन्वेंशन कभी नाम सुना है इसके बारे में? इस्तांबुल कन्वेंशन, ये आपकी है इस्तांबुल कन्वेंशन। इस्तांबुल कन्वेंशन जो कि प्योरली वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस को स्टॉप करने के लिए अडॉप्ट की गई थी। इट इज आल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड combating violence against women and domestic violence। इस्तांबुल कन्वेंशन ये यूरोपियंस ने अडॉप्ट की, इस्तांबुल कन्वेंशन।
वुमेन एम्पावरमेंट लॉज इन पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान ने भी कुछ लॉज बनाए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ लॉज बनाए प्यारे पाकिस्तान ने भी। देखते हैं प्यारे पाकिस्तान ने कौन से लॉज बनाए। जैसे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई ना मुशर्रफ साहब के बाद, वुमेन एम्पावरमेंट लॉज भी इंट्रोड्यूस होने लगे बाय द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। अब आप कहेंगे सर हाइब्रिड रिजिम है, मिलिट्री इनडायरेक्टली रूल करती है, तो इनडायरेक्टली रूल करती है ना, डायरेक्टली तो माशरा नहीं लगी हुई ना। डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान में, बेशक आप उस पर डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर है। ओके, मुझे पता है आपके माइंड में काउंटर क्वेश्चन आएंगे, सर वो मिलिट्री रूल करती है डायरेक्टली, प्राइम मिनिस्टर तो है ना। असेंबलीज काम कर रही हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली हो, लॉ बन रहे हैं। तो जैसे ही पाकिस्तान में डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट लॉज भी इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट लॉज भी इंट्रोड्यूस होने लगे। अब कौन से लॉज है? नंबर वन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2010, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट एट वर्क प्लेस के, वर्क प्लेस पर हरासमेंट ना हो, 2010। एसेट कंट्रोल एंड एसेट क्राइम प्रिवेंशन एक्ट 2011, ओके, क्रिमिनल लॉ अगेंस्ट हरासमेंट एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस। इसी तरह से सिंध और पंजाब ने भी लॉज इंट्रोड्यूस किए, डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट सिंध 2013 एंड पंजाब 2016। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में लॉज भी हैं वुमेन के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए लॉज भी हैं, लेकिन फिर भी वुमेन एम्पावरमेंट अचीव क्यों नहीं हुई? तो आपको ये माइंड में रहे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी भी अपनी फुल स्पिरिट में ऑपरेट नहीं करती, डेमोक्रेसी को भी चैलेंजेस हैं। जब डेमोक्रेसी को चैलेंजेस होंगे, ऑब्वियसली बात है वुमेन एम्पावरमेंट को भी चैलेंजेस होंगे। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन या डेमोक्रेटिक एडवांस और वुमेन्स राइट दोनों एक साथ चलते हैं। तो पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी को चैलेंजेस हैं। अब डेमोक्रेसी को चैलेंजेस होंगे तो वुमेन एम्पावरमेंट को भी चैलेंजेस होंगे, या वुमेन्स राइट्स को भी चैलेंजेस होंगे। समझ रहे हो ना? सो डिस्पाइट डेमोक्रेटिक सिस्टम देयर आर चैलेंजेस टू वुमेन एम्पावरमेंट। जैसे कि हमने पढ़ा कि डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन या वुमेन्स राइट्स गो हैंड इन हैंड, बट पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी अपनी ट्रू पोटेंशियल पर आई ही नहीं है। आज भी पेट्रियार्कल नॉर्म्स डोमिनेट करते हैं पॉलिटिक्स को, एंड जो लॉज बनाए गए फॉर वुमेन वो कभी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट ही नहीं हुए हैं। आप पॉलिटिकल पार्टीज को देखें, कौन डोमिनेट करता है पॉलिटिकल पार्टीज को? पॉलिटिकल पार्टीज को कौन डोमिनेट करता है? बताओ। पॉलिटिकल पार्टीज कौन डोमिनेट करता है? बताओ, हु डोमिनेट्स पॉलिटिकल पार्टीज? ऑब्वियसली बात है, मेल, ठीक है, मेल। और वुमेन को पार्लियामेंट में रिजर्व सीट्स दी गई, रिजर्व सीट्स। क्या रिजर्व सीट से कभी सोचा है एफपीएससी ने, ये सीएसएस 2025 में इस पे क्वेश्चन भी पूछा है, क्या रिजर्व सीट से कोटा, बेसिकली इसे कोटा कहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट इंश्योर होती है? बताओ, क्या रिजर्व सीट से ये कोटा सिस्टम में पूछा हुआ है, एग्जामिनर ने 2025 में जेंडर का पेपर देखो, पूछा हुआ है उसमें, क्या क्या बेसिकली कोटा जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट इंश्योर करता है, नहीं करता? तो रिजर्व सीट्स दी गई हैं, इसी वजह से उसने कुछ पॉजिटिव आउटकम जनरेट नहीं किया, पॉजिटिव आउटकम जनरेट नहीं किया उन्होंने उन रिजर्व सीट्स में, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली में, चाहे नेशनल असेंबली में, चाहे सेनेट में हो,
ठीक है। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ना वो डाइवर्स है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी डायनामिक भी है। सो पाकिस्तान शुड हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ इट्स फीमेल सिटीजन्स। हम अपनी फीमेल सिटीजन्स जो पोटेंशियल से कोई फायदा ही नहीं लेते। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन में, जी जी बिल्कुल लक्ष्मण, टोटल पॉपुलेशन में 49.6% वुमेन है। ठीक है। मतलब के डेमोग्राफिक डिविडेंड का नाम सुना है आप लोगों ने? डेमोग्राफिक डिविडेंड किसी ने नाम सुना है? डेमोग्राफिक डिविडेंड? हैज एनीवन हर्ड द नेम डेमोग्राफिक डिविडेंड? ऐसे आया हुआ है 2026 में इस पे, ऐसे नंबर 1 ऐसे आया हुआ है इस पे, डेमोग्राफिक डिविडेंड पे ऐसे नंबर 1 अभी देखें जाके पेपर में। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि काम करने वाले लोग कितने हैं, काम करने वाले लोग कितने हैं, आसान से लफ्जों में। अब मुझे बताएं, जब आप वुमेन को एजुकेशन नहीं देते, ना उसकी उनकी स्किल्स डेवलप करते हैं, तो आपके डेमोग्राफिक डिविडेंड भी तो कम होंगे ना, काम करने वाले लोग भी तो कम होंगे ना, क्योंकि आपने वुमेन को, गर्ल्स को खुद अपने हाथ से डिपेंडेंट बना दिया। ठीक है। 49.6% पॉपुलेशन है वुमेन की। जब आप उनको पढ़ाओगे नहीं, स्किल्स उनकी डेवलप नहीं होंगी, हाथ से जो है आप उनको डिपेंड कर रहे हो, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड भी तो कम हुए ना, काम करने वाले लोग भी कम हुए, क्योंकि वुमेन तो डिपेंडेंट हो गई। दैट इज वाई पाकिस्तान ने कभी भी वुमेन की ट्रू पोटेंशियल से कोई फायदा नहीं लिया, फायदा नहीं लिया। करंटली पाकिस्तान की पॉपुलेशन, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 258 मिलियन है, इतनी का पॉपुलेशन हो गई है दुनिया में। 5th नंबर पे हैं हम पॉपुलेशन में, दुनिया में 5th नंबर पे हैं। अभी कुछ सालों में जो है वो 3rd या 2nd नंबर पे भी आ सकते हैं, जितनी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है 3rd नंबर पे तो आ ही जाएंगे। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2025, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2025 has ranked Pakistan at 93 out of 153 countries in women's political empowerment। नीचे हैं वो, थ्री इडियट्स में नहीं देखता कि नीचे से देख, नीचे से जब रिजल्ट आता है ना, कहता है नीचे से देख, तो आप भी नीचे से देखें। 93 नंबर पे है आप रिगार्डिंग द वुमेन्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो पाकिस्तान में जो वुमेन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप 93 नंबर पे हैं दुनिया में, आउट ऑफ 153 कंट्रीज, आउट ऑफ 153 कंट्रीज। पाकिस्तान में जस्ट 20% वुमेन लेजिस्लेटर हैं। वो भी कौन है? ये जो रिजर्व सीट्स का ड्रामा है, ये रिजर्व सीट्स किनको मिलती है? आपको मिलती है। जो ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टीज में एमएनएस एमपीएस हैं, उनकी बीवियों को या उनकी बहनों को ही मिलती है, उनके रिश्तेदारों को ही देते हैं वो। तो सही है ना? कभी आपको ऑफर हुई है कि आ जाएं रिजर्व सीट्स पे, आपको एमएनए बना देते हैं, एमपी बना देते हैं? जो ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके जो मेल एमपीएस एमएनए हैं, उन्हीं को, उनकी बीवियों को, उनके ही बहनों को मिलती है ना। तो वह वो कहां से वुमेन के लिए आवाज उठाएंगी? और वही एमएनएस एमपीएस जो कोटा पे आई हैं, वही जो है वो मिनिस्टर्स भी बनती हैं। आप अभी देखें जो मिनिस्टर्स हैं, 12% वुमेन मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्ट्रियल पोजीशन पे हैं। उनका रिकॉर्ड देखें, उनका या तो उनका हस्बैंड या तो उनका भाई एमएनए एमपी होगा। तो वो किस तरह से दूसरी वुमेन के लिए आवाज उठाएंगे? वो तो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखेंगे ना, अपनी फैमिली को देखेंगे। उनका क्या लेना देना दूसरी वुमेन के साथ क्या हो रहा है? जो कि शो कर रहा है, कि क्या शो कर रहा है कि वुमेन की अंडर रिप्रेजेंटेशन है
इन पॉलिसी मेकिंग या इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी फुली रियलाइज हुई नहीं है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी फुली रियलाइज नहीं हुई है पाकिस्तान में। ये मैं एक्सटेंड ऑफ द इशू बता रहा था आपको। बेसिकली एक्सटेंड ऑफ द इशू कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और वुमेन के क्या हालात हैं। समझ आया आपको यहां तक? यहां तक समझ आया? अगर इस पे ऐसे आए तो अब लिख लेंगे आप, आई थिंक। अगर इस पे ऐसे आ जाता है, आई थिंक आई यू विल राइट। ओके। आल्सो यहाँ पे हम डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में भी बात करते हैं। कल टॉपिक में डोमेस्टिक वायलेंस पे डिटेल में पढ़ा दूंगा। अभी ओवरव्यू दे देता हूँ कि चैलेंजेस में डोमेस्टिक वायलेंस भी आ जाता है, खास करके वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आज की बात नहीं है। औरतों के अगेंस्ट जो है जुल्म, या आज की बात नहीं है। ये स्टोन एजेस से चलता आ रहा है। चाहे वो फिजिकल वायलेंस हो, चाइल्ड बियरिंग हो। अब ये चाइल्ड बियरिंग आप कहेंगे सर ये किस तरह से वायलेंस है? चाइल्ड बियरिंग में ये आता है कि वुमेन को फोर्स करो, आप बच्चे पैदा करो, 10-20 बच्चे पैदा करो। ये यूरोप में इस तरह से होता था। यूरोप में, जिस जो यूरोपियन कंट्रीज आज खुद को सिविलाइज्ड कहती हैं, यूरोप में अराउंड 20 बच्चे, 15 बच्चे। वुमेन की हेल्थ, उसकी कोई केयर नहीं की जाती थी। बच्चा पैदा करके दो बस। ठीक है। या इकोनॉमिक डिपेंडेंस हो, या इकोनॉमिक डिपेंडेंस हो, इकोनॉमिक डिपेंडेंस हो। ये तो आज भी पाकिस्तान में इकोनॉमिक डिपेंडेंस है। सारी वुमेन जॉब नहीं करती। ठीक है। ऑलमोस्ट 80% वुमेन जो है अपने हस्बैंड पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है। ऐसा है ना? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूएनएफपी रिपोर्ट 2025 कहती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में 28% वुमेन फिजिकल वायलेंस फेस करती है। फिजिकल वायलेंस, मारपीट जिसे कहते हो आप। 34% वुमेन सेक्सुअल या इमोशनल वायलेंस फेस करती हैं। और 56% वुमेन तो ऐसी हैं जो वायलेंस रिपोर्ट ही नहीं करती, अपने हस्बैंड के घर डर से या अपने घर वालों के डर से। 56% वुमेन वायलेंस रिपोर्ट ही नहीं करती। ठीक है। अपने हस्बैंड के डर से या अपने घर वालों के डर से रिपोर्ट ही नहीं करती। उसके बाद है पेट्रोकल माइंडसेट अगेंस्ट वुमेन। पेट्रोकल माइंडसेट अगेंस्ट वुमेन पाकिस्तानी सोसाइटी में पेट्रोकी है। चाहे आप घर में देखें, जिसको आप डोमेस्टिक या प्राइवेट स्फीयर ऑफ सोसाइटी कहते हैं, प्राइवेट स्फीयर या पब्लिक स्फीयर हो, दोनों में मेल डोमिनेंसी है। इन दोनों को मेल ही डोमिनेट करता है, चाहे प्राइवेट स्फीयर घर को या सोसाइटी को। पाकिस्तान में वुमेन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम, वुमेन को एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम पॉलिटिक्स, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ पावर। इवन जो वुमेन जॉब्स करती है ना, पहले तो उनको वहां पे सेक्सुअली हरास किया जाता है। उसके बाद दे आर नॉट पेड इक्वली टू मेन, इक्वल पे नहीं है।
सेम जॉब पे मेल को सैलरी ज्यादा होती है, प्रमोशंस भी होते हैं। उसी जॉब पे वुमेन की सैलरी कम होती है, प्रमोशन भी इतना नहीं होता। अल्टीमेटली अल्टीमेटली वुमेन फेस पॉवर्टी, या दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर मेल पार्टनर। नूर मुकद्दम केस आपने सुना है? नूर मुकद्दम केस सुना है आपने? नूर मुकद्दम केस सुना है आप लोगों ने? किस तरह से उस बेचारी को मारा गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसकी। पाकिस्तान में पेट्रा की ये एग्जाम्पल है, नूर मुकद्दम केस। ओके। फिर है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑन इकोनॉमिक जेंडर इक्वलिटी, इकोनॉमिक जेंडर इक्वलिटी, इकोनॉमिक जेंडर इक्वलिटी काफी पुअर है, काफी पुअर है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2025 कहती है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 2025 कहती है जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ना पाकिस्तान में, वो जस्ट 24% है, कंपेयर टू 80% ऑफ मेल्स पार्टिसिपेशन। जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन है ना, वर्कफोर्स जिसे आप कहते हैं, जस्ट 24% है बस, कंपेयर टू द 80% ऑफ मेल्स पार्टिसिपेशन। आल्सो रिपोर्ट ये भी कहती है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, कि जो वुमेन काम करती हैं दे आर पेड लो या अनपेड काम करती हैं। पाकिस्तान में वेज डिफरेंस है, स्टिल है। वेज डिफरेंस मतलब सैलरी की बात हो रही है, अभी भी है। और वुमेन आर पेड, या वुमेन आर 30% पेड लेस देन मेन फॉर द सेम जॉब। मतलब सेम जॉब पे मेल को ज्यादा सैलरी मिल रही है, वुमेन को कम, 30% कम मिल रही है। ये आईएलओ की रिपोर्ट कहती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है। आल्सो एक चीज आपने नोट की होगी, वुमेन को वुमेन को वही चैलेंजेस की बात हो रही है मरियम, वही चैलेंजेस की बात हो रही है, पेट्रोकी की बात हो रही है, उसी की बात हो रही है। ठीक है, ये डेमोक्रेसी इवॉल्व नहीं हुई इतनी, तो वुमेन अभी भी चैलेंजेस फेस कर रही है, डिस्पाइट हैविंग लॉस, वर्कफोर्स लॉज हैं जो मैंने आपको बताए, लॉस होते हुए भी वुमेन चैलेंजेस फेस कर रही है, बिकॉज डेमोक्रेसी इतनी इवॉल्व नहीं हो रही, वही बात हो रही है। आल्सो आपने नोट किया होगा, पाकिस्तान में वुमेन को इनहेरिटेंस मिलती है। आप बताओ खुद, इनहेरिटेंस मिलती है, मतलब फादर की डेथ हो जाती है, जो प्रॉपर्टी होती है, क्या वुमेन को शेयर दिया जाता है, गर्ल को शेयर दिया जाता है? बेटे आपस में ही डिवाइड कर लेते हैं ना। बताएं, आप भी रहते हैं ऐसी सोसाइटी में, क्या वुमेन को या गर्ल्स को प्रॉपर्टी में से शेयर दिया जाता है, इनहेरिटेंस जिसे आप कहते हैं ना, इनहेरिटेंस? बेटा ही आपस में डिवाइड करते हैं ना, चाहे जमीनें हो, घर हो, गाड़ियां हो, जो भी हो। ऐसा ही है ना, बहनों को नहीं मिलता कि ये कॉन्सेप्ट होता है, भाई आपकी तो हमने शादी करवा दी, आप अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो, आप अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो। अगर हमने आपको हिस्सा दे दिया तो वो तो आपके हस्बैंड को हिस्सा मिला ना। इस तरह से मतलब सोच थिंकिंग होती है। तो वुमेन को तो ऐसा नहीं मिलता ना प्रॉपर्टी से, फादर की डेथ के बाद, चाहे वो कितनी भी प्रॉपर्टी क्यों ना हो, ब्रदर्स आपस में ही, ठीक है, वो शेयर करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होता है? इसका ओवरऑल इम्पैक्ट, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट, नंबर वन, वुमेन को जॉब नहीं करने दी जाती, पहली बात तो वो जॉब करती हैं तो लो पेड। नंबर थ्री, इनहेरिटेंस में कोई भी हिस्सा नहीं है। ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा? ओवरऑल इम्पैक्ट ये आएगा कि वुमेन की फाइनेंशियल एम्पावरमेंट नहीं हो रही, दे आर लिविंग इन पॉवर्टी, दे आर लिविंग इन पॉवर्टी, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट नहीं हो रही। ठीक है, दे आर लिविंग इन पॉवर्टी।
ठीक है, अगर कोई लड़की ये कहती है कि मैं तो बड़े मजे में हूँ, मेरा हस्बैंड जो है वो इतनी जॉब है उसकी, उसका ये है वो है, भैया आप खुद क्या करते हो ये बताओ। आप खुद क्या करते हो, आपकी खुद पर्सनल अर्निंग कितनी है वो बताओ मुझे। वो आपकी ट्रू फाइनेंशियल स्टेटस है, नॉट योर हस्बैंड्स। वो तो आप तो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो उस पे। ठीक है, उसके बाद है इनएडिक्वेट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन। यहाँ पे मैंने दो फैक्टर्स कंबाइन किए हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में कि वुमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वुमेन की कम है, और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन, रिलीजन भी उसको भी डिस्टॉर्ट किया गया था। ये जिया साहब की एग्जांपल आपके सामने है, ये हुदूद ऑर्डिनेंस, कानून शहादत, इस्लाम को ही मिस इंटरप्रेट कर दिया उन्होंने। ठीक है, और आज भी यही होता है सोसाइटी में, मौलवी हजरात करते हैं। ठीक है, मौलवी हजरात करते हैं। करंटली करंटली 39 वुमेन है नेशनल असेंबली में। 39। रिजर्व सीट्स कितनी है वुमेन की नेशनल असेंबली में? 60 सीट्स हैं। ये गैप इस वजह से है क्योंकि 2024 इलेक्शंस के बाद रिजर्व सीट्स का केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, याद है काजी फायज निसार साहब के टाइम में। ठीक है, याद है किसी को काजी फायज निसार साहब के टाइम में रिजर्व सीट्स का केस चला था सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, पीटीआई वाले जो थे वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े थे, तो गाजी फायज साहब के जब वो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, तो रिजर्व सीट्स का केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, याद है किसी को? नहीं याद है। ठीक है, तो करंटली 39 आपकी एमएनएज हैं नेशनल असेंबली में वुमेन, 66 रिजर्व हैं। और ये बात याद रहे, 39 में से सारी रिजर्व सीट्स पे, कोई भी जनरल सीट पे नहीं है, जनरल सीट पे नहीं है। तो आप क्या वुमेन को पॉलिटिकली एम्पावर कर रहे हो? इंटरनेशनल जो है प्रैक्टिस, जो है इंटरनेशनल प्रैक्टिस कहती है कि 33% फीमेल जो है, फीमेल जो है वो होनी चाहिए पॉलिटिक्स में। 33%। ठीक है, 33%, 33% फीमेल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल प्रैक्टिस या इंटरनेशनल लॉस कहते हैं कि 33% फीमेल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? तो पाकिस्तान में 33% है क्या? बताओ, खुद ही निकालो साहब। 336 सीट्स हैं, 60 वुमेन की रिजर्व सीट्स हैं, क्या रेशो बनता है? 336 सीट्स हैं, 60 पर जो है वो सीट्स रिजर्व है, क्या रेशो बनता है? 33% बनता है, बताओ। बनता है 33%? जबकि इंटरनेशनल प्रैक्टिस कहती है, आप सिग्नेटरी हो इंटरनेशनल लॉ के, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के सिग्नेटरी हो कि आप वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंश्योर करोगे। कितना बनता है ये परसेंट, रेशो कितना बनता है ये परसेंट? 336 आपकी सीट्स बनती हैं, जिसमें से 60 सीट्स आपने वुमेन को दी। कितना रेशो बनता है? 33 बनता है? obvious सी बात है, नहीं बनता। मोर ओवर पाकिस्तान में कुछ लोग इस्लामिक टीचिंग्स को डिस्टॉर्ट करते हैं। ठीक है, ताकि वुमेन जो है वो कन्फाइंड रहे फोर वॉल्स तक, घर तक सिर्फ कन्फाइंड रहे, बच्चों की केयर करें, खाना पीना, खाना जो है वो बनाए, बस। जिया साहब की एग्जाम्पल है। इस्लामिक लॉज एंड टीचिंग्स रिलेटेड टू द वुमेन, उन सबको मिस इंटरप्रेट किया गया, उनकी सही इंटरप्रिटेशन की ही नहीं गई। कहाँ इस्लाम में लिखा हुआ है कहाँ इस्लाम में लिखा हुआ है कि वुमेन को आप घर में बंद रखें? ठीक है, उसके बाद है वुमेन्स या गर्ल्स लिटरेसी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वुमेन्स डिसएम्पावरमेंट। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान का ओवरऑल लिटरेसी रेट 62% है। वैसे 62% है नहीं, है नहीं।
इससे कम है, चले मान लेते हैं 62% है। ओके, अब इस 62% में से जो गर्ल्स या वुमेन लिटरेसी रेट है वो है 54%। 73% जो है वो मेल्स लिटरेसी रेट है, 73%। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पाकिस्तान 144 रैंक पर आया है, आउट ऑफ 145, मीनिंग सेकंड लास्ट कंट्री। ग्लोबल जेंडर गैप में पाकिस्तान 144 नंबर पे है, आउट ऑफ 145, मीनिंग सेकंड लास्ट कंट्री। आर्टिकल 25 का नाम सुना है पाकिस्तान के, जो कहता है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस। ठीक है, हाँ जी, आफ्टर अफगानिस्तान। आर्टिकल 25 कहता है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। ये नहीं लिखा आर्टिकल में स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी टू ऑल मेल चिल्ड्रन, ये नहीं लिखा गया, वहां पे चिल्ड्रन लिखा गया है। लेकिन चाहे गवर्नमेंट्स हो, चाहे मिलिट्री डिक्टेटर्स हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, उन्होंने आर्टिकल 25 को कभी सीरियसली लिया ही नहीं है। उन्होंने आर्टिकल 25 को सीरियसली लिया ही नहीं है। आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर कोई भी पेरेंट्स जो हैं वो अपनी बेटी को एजुकेशन नहीं दे रहे हैं तो उनके ऊपर केस बनता है अकॉर्डिंग टू दी आर्टिकल 25, कि आप आर्टिकल 25 की वायलेशन कर रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं अपनी बेटी को पढ़ने से, उन पे केस बनता है सीधा सीधा। लेकिन कभी भी सिविल सोसाइटी, एक मजे की बात बताता हूं, पाकिस्तान में कुछ हैं रिटन लॉस, कुछ हैं अनरिटन लॉस। ये आप इस पे गौर गौर करना। पाकिस्तान में है कुछ रिटन लॉस, कुछ हैं अनरिटन लॉस जो सोसाइटी ने खुद बनाए हैं। और पाकिस्तानी अवाम रिटन लॉस को फॉलो नहीं करती, अनरिटन लॉस को फॉलो करती है, सबसे ज्यादा अनरिटन लॉस को फॉलो करती है पाकिस्तानी अवाम जो सोसाइटी ने बनाए। फॉर एग्जाम्पल, जिसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ, रूरल एरियाज में देखें जी, नॉर्म्स नॉर्म्स की बात हो रही है, गर्ल्स एजुकेशन जो है वो अलाउ नहीं होती। किन सोसाइटीज में ये है कि भाई हम जो है अपनी बरादरी से, अपनी कास्ट से बाहर शादी नहीं करते, हालांकि ये कोई लॉ नहीं है, ये कोई फॉर्मल लॉ नहीं है, लेकिन ये स्ट्रिक्ट लॉ बनाया हुआ है कि हम अपने सोसाइटी, अपने जो है वो कास्ट से बाहर नहीं करते शादी। ओके, अनरिटन लॉ। पाकिस्तानी अवाम जो है वो रिटन लॉस को सीरियसली नहीं लेती, अनरिटन लॉस को ज्यादा सीरियसली लेती है, जिसकी वजह से जो है वो वुमेन पे इफेक्ट्स आते हैं। समझ आया यहां तक? यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको, ऑल ऑफ यू? ओके, recommendations for enhancing women's empowerment in Pakistan। रिकमेंडेशंस में हम दूसरे डेमोक्रेटिक स्टेट्स के मॉडल देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, कौन से स्टेप्स लिए हैं उन्होंने फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, ताकि पाकिस्तान में भी वो मॉडल्स इंप्लीमेंट या अप्लाई कर सकें, ताकि वही मॉडल्स हम पाकिस्तान में भी अप्लाई कर सकें। द फर्स्ट वन इज कर्बिंग वायलेंस एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन। इस्तंबुल कन्वेंशन का मैंने आपको नाम बताया, इस्तंबुल कन्वेंशन का मैंने आपको नाम बताया। तो इस्तंबुल कन्वेंशन में गाइडलाइंस दी गई हैं कि हाउ टू कम्बेट या प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। काफी यूरोपियन कंट्रीज ने ये इस्तंबुल कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, बिकॉज इट इज द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क टू कम्बेट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो पाकिस्तान में भी हम इस्तंबुल कन्वेंशन को फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड इज सेकेंड इज
इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अब जर्मनी ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, जर्मनी ने वोकेशनल ट्रेनिंग मॉडल। सो जर्मनी का वोकेशनल ट्रेनिंग मॉडल भी हम फॉलो कर सकते हैं और पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हैं। अब जर्मनी का वोकेशनल ट्रेनिंग मॉडल कहता है, या स्पेशल उसका फोकस ही है कि फॉर्मल एजुकेशन के साथ वुमेन के स्किल्स भी डेवलप होनी चाहिए, ताकि जो एजुकेशन है और एम्प्लॉयमेंट है उसमें गैप नहीं होना चाहिए। फॉर्मल एजुकेशन के साथ वुमेन के स्किल्स डेवलपमेंट भी हो, ताकि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में कोई गैप ना रहे। पाकिस्तान में हम ये भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वुमेन्स की स्किल फॉर्मल एजुकेशन के साथ उनकी स्किल्स भी एनहांस कर सकते हैं। ओके, द थर्ड वन इज सोशल अपलिफ्ट। सोशल अपलिफ्ट किस तरह से सोशली हमने एम्पावर करना है वुमेन को। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट मॉडल, जिसको आप एम्पावरमेंट अप्रोच भी कहते हो, जिसको आप एम्पावरमेंट अप्रोच भी कहते हो, वो एम्फोसिस करती है अवेयरनेस पे, ट्रांसफॉर्मिंग पावर रिलेशन। स्क्रीन शो नहीं हो रही, मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही, जल्दी बताओ, स्क्रीन शो नहीं हो रही? हो रही है, हो रही है, ठीक, हो रही है, ओके। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट मॉडल, जिसको आप एम्पावरमेंट अप्रोच भी कहते हो, वो एम्फोसिस करता है अवेयरनेस पे। अवेयरनेस मतलब वुमेन्स एम्पावरमेंट पे। ट्रांसफॉर्मिंग पावर रिलेशंस, पावर रिलेशंस का मैंने बताया आपको कि मेल के पास ज्यादा पावर है सोसाइटी में इन डिसीजन मेकिंग, चाहे फैमिली हो चाहे पॉलिटिक्स हो। सो एम्पावरमेंट अप्रोच इनकरेज करती है वुमेन्स इंगेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, इन डिसीजन मेकिंग, चाहे वो घर में हो, डोमेस्टिक लाइफ में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे इकोनॉमी में हो, चाहे इकोनॉमी में हो, वुमेन पार्टिसिपेट करे इन डिसीजन मेकिंग। अवेयरनेस की बात आ रही है तो वुमेन को अपने राइट्स पता होने चाहिए कि उसके कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। आप में से किसी को पता था कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से राइट्स दिए हैं वुमेन को? आर्टिकल्स पता थे आपको? नहीं पता होंगे। पाकिस्तान में पूछे वुमेन को, सारे आर्टिकल्स नहीं पता होंगे। सारे आर्टिकल्स नहीं पता होंगे। इस्तांबुल कन्वेंशन का रुच फातिमा कंप्रीहेंसिव जो है वो कन्वेंशन है रिगार्डिंग दी वायलेंस एंड कम्बेटिंग वायलेंस अगेंस्ट दी वुमेन, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज ने ये अडॉप्ट की हुई है और वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हम पाकिस्तान में इस्तांबुल कन्वेंशन की जो गाइडलाइंस है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को रोकने के लिए। ये मैंने बात, देखिए अवेयरनेस नहीं है ना पाकिस्तान में। आपको पता था कि वुमेन के को कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं रिगार्डिंग दी वुमेन एम्पावरमेंट, या लॉज पता थे आपको सारे कि कौन से गवर्नमेंट्स ने लॉज दिए? अवेयरनेस नहीं है, तो अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस एंड जो पावर रिलेशन है उसको चेंज करना है। फिर है इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। टर्की का एक प्रोग्राम है यंग वुमेन बिल्डिंग देयर फ्यूचर्स, जिसमें वो वोकेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं, फॉर्मल एजुकेशन भी देते हैं, स्कूल्स भी देते हैं, स्कूलिंग भी देते हैं रूरल एरियाज में खास करके, क्योंकि रूरल एरियाज में वुमेन की एजुकेशन या वुमेन्स लिटरेसी रेट कम है। उन्होंने रूरल एरियाज पे फोकस किया, वहां पे यंग वुमेन बिल्डिंग देयर फ्यूचर कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, एक मॉडल इंप्लीमेंट किया ताकि रूरल एरियाज में जो गर्ल्स हैं उनको फॉर्मल एजुकेशन मिले। समझ आया आपको? ऑल ऑफ यू। तो ये आपका, या आपकी थी ओरिएंटेशन। इसमें मैं आपको नोट्स खुद ही प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? कोई भी बुक लेने की नीड नहीं है। 4 वीक्स का ये सेशन होगा आपका। रेगुलर क्लास होगी फ्राइडे सैटरडे संडे। एवेल्यूशन, जो टॉपिक्स हम आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे और संडे को पढ़ेंगे, वही मैं आपको टेस्ट पेपर में भी वही दूंगा। मैं आपको टेस्ट भी उसी में से ही लूंगा मैं आपकी। ओके, हर वीक आपकी एवेल्यूशन होंगी। तो जो भी स्टूडेंट एनरोल करना चाहे तो वो मेरे से भी कांटेक्ट कर सकता है, मैम सादिया से भी कांटेक्ट कर सकता है, सर शरियार से भी कांटेक्ट कर सकता है।
4 वीक्स का ये सेशन होगा। ठीक है, फीस इतनी नहीं है, फीस इसकी बहुत ही कम रखी है। हमने 7,500 रखी है, जहाँ पे अकेडमीज आपको ये 10,000 में पढ़ाती हैं आपको। जहाँ पे अकेडमीज आपको ना नोट्स देती है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, चाहे आप अकेडमी पे जाए, वो आपको कहेंगे हमारी बुक ले लें अलग से, और सेशन की फीस अलग दें हमें, और एवेल्यूशन की फीस अलग दें। वो सब्जेक्ट आपको अकेडमी में कोई 15,000 पड़ता है आपको। जी जी, लेक्चर के सब नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, मैंने खुद बुक लिखी है, तो ऑब्वियसली बात है नोट्स में खुद ही दूंगा। अगर यही सब्जेक्ट आप जाएंगे अकेडमी में, वो आपको नोट्स नहीं देंगे, वो कहेंगे हमारी ये बुक है, ये बाय कर लो। और एवेल्यूशन आपकी करेंगे नहीं, एवेल्यूशन के अलग चार्जेस होते हैं, 5,000 आई थिंक। और सेशन जो है वो 10,000 में वो ऑफर करते हैं, तो ये सब मिला के आपको ये 15,000 से क्रॉस करके जाता है। और एवेल्यूशन भी कोई खास नहीं, भी टिक मार्क लगा के आपको दे देंगे, चलो, उसकी कोई इतनी फीस नहीं है। ठीक है, टाइमिंग ये होगी, टाइमिंग यही होगी, ओके, टाइमिंग यही होगी। टाइमिंग का मैं बता देता हूँ, मैं आपको टाइमिंग का बता देता हूँ। सिर्फ फ्राइडे को क्लास फ्राइडे को क्लास 9 to 11 होगी। ठीक है, बाकी सैटरडे संडे जो है वो क्लास होगी आपकी 7:30 से लेके 9 बजे तक। ठीक है, 7:30 to 9। सिर्फ फ्राइडे को क्लास 9 बजे होगी बस। बाकी सैटरडे संडे जो है, 3 दिन क्लास होनी है इसकी। सैटरडे संडे जो है आपकी क्लास होगी 7:30 to 9। गॉट इट। तो इसको खत्म करते हैं। वैसे भी आप लोगों ने अगर सीएसएस देनी है, तो आपको सब्जेक्ट जल्दी से खत्म करने होंगे, सितंबर अक्टूबर तक खत्म करने होंगे। इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास। आपको बेशक लगे कि टाइम कम है, ट्रस्ट मी, जो मुझे दिख रहा है ना, टाइम बहुत कम है आपके पास, आप लोगों के पास। अगर मैं अपनी नजर से देखूं, बहुत टाइम कम है। ये 4 वीक्स है। कोशिश करूंगा मैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के भी इसको कंप्लीट करेंगे। एवेल्यूशन आपकी पूरी होंगी, जितने वीक्स का ये सेशन होगा उतनी एवेल्यूशन होंगी। तो एंड में जो एवेल्यूशन सेशंस ज्वाइन करते हैं ना आप लोग, वो आपको नीड नहीं पड़ेगी। एंड में आप जो एवेल्यूशन सेशंस मॉक्स की तरफ जाते हैं, करते हैं, वो आपको नीड नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ही आपकी एवेल्यूशन हो ही जाएंगी। नोट्स बाकी मैं दे दूंगा आपको, लेक्चर भी होगा, रिकॉर्डिंग भी होगी उसकी। और क्या ही कर सकता हूँ, मतलब। तो जिस टाइम एनरोल होना है वो मैम सादिया से कांटेक्ट कर सकता है, मेरे से भी कांटेक्ट कर सकता है। और नाउ मुझे आप फीडबैक दे दें कि आज आपकी क्लास किस तरह से लगी। ऑल ऑफ यू काइंडली गिव मी फीडबैक।